अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, आज के साइंसी दौर में तिब्बे यूनानी यानी हिकमत गो के अपनी अफादियत खो चुकी है। बिल्कुल। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खतरनाक से खतरनाक बीमारी की दवा ढूंढ के हकीम से ही लेते हैं। जी। आइए आज आपको एक हकीम के मतब में लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि वहां क्या हो रहा है। हकीम साहब, इस तरह मरीज नहीं आएंगे। शुगर का खात्मा ये पुरानी बात हो चुकी है। अब नई दीवारें लिखानी पड़ेंगी। दिल की शरानें बगैर ऑपरेशन के खुलवाएं। कैंसर के मरीज मायूस ना हो जी, फिर आएंगे मरीज। शुगर का खात्मा तो ये पुरानी बात हो चुकी है। पहलवान जी, बड़ी अच्छी बात है, आज ही दीवारें लिखवाए देते हैं। ये इतना बारीक ठीक है? अरे मिठन मियां, अरसा दराज हो गया है तुम्हें इस मतब पे काम करते हुए। रत्ती बराबर भी तुम्हें अकल नहीं आई। भाई, जब तक जड़ी बूटी यकजान ना हो जाए उसे पीसते रहना चाहिए। हकीम साहब, आप तो बाजू दर्द कर रहे हैं, और कितना पीसूं? अगर बाजू दर्द कर रहे हैं, जूता उतार के तो खरल में घुस जाओ। भाई मिठन, आपको तो अपना नायब कहते हुए हमारी जुबान लड़खड़ा जाती है। हकीम साहब, आप एक दफा मुझे गद्दी पे बैठने दें, फिर देखिएगा मेरी फुर्दियां। लेकिन आप कैसे देखेंगे, कब्र में तो रोशनदान भी नहीं होता। भाई, आप हमारे मरहूम दोस्त की निशानी ना होते तो कब से आपका बाजू पकड़ के इस मतब से बाहर निकाल दिया होता। हकीम साहब, दफा करें इसको, इसका मुंह न लगे। आप मुझसे बात किया करें। आपसे क्या बात करें पहलवान जी? अब मरीजों के सामने अब उस तरह हमारी तारीफ नहीं कर रहे आप जैसे पहले किया करते थे। बंदा कब तक पुरानी तनख्वाह में नई तारीफें करता रहे? भाई, मरीज ज्यादा से ज्यादा आएंगे, कारोबार चलेगा तो आपकी तनख्वाह भी बढ़ा देंगे। और वैसे भी यहाँ बैठे बैठे आप आधी जड़ी बूटियां और माजून खा जाते हो। कभी पैसा लिया है आपसे? भाई, मरीजों के सामने बताया करो कि हमारी अद्वियात से तुम्हारा जिगर ठीक हो गया, बाईपास की जरूरत पेश नहीं आई, तुम्हारा दिल सही काम करने लग गया, और ये जो तुम्हारा जोड़ों का दर्द था वो हमारी जड़ी बूटियों से वो खत्म हुआ। अच्छा जी। भाई, लोग हमसे ज्यादा अपने साथी मरीज की बात पे यकीन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। ए हकीम अजीज साहब दी दुकान है जी? जी जी, यही दुकान है। आपको क्या लग रहा है ये कूजी हलीम की दुकान है? वैसे माफ करना हलीम, तो मैनू याद आया है, पुराने वक्तों में हलीम की दुकान के ऊपर इतनी सी छोटी देगी पड़ी होती थी। ये हकीम साहब हैं, कोई कसाई नहीं बैठा हुआ। शुक्र करें कि हम कसाई बन नहीं गए, वरना आप जैसा बछड़ा सामने बैठा हो तो छुरी उठाने को जी चाहता है। हकीम साहब, वैसे माफ करना, तुसी कसाई बनना भी ना। क्यों? क्योंकि अक्सर आप जैसे छोटे कसाई का ईद वाले दिन बछड़ा दौड़ जाता है। आप यहाँ कसाई लेने आए हैं या दवाई लेने आए हैं? दवाई दवाई जनाब। प्रॉब्लम क्या है? घबरा बड़ा पड़ रहा है जी। ये तो सबको पड़ रहा है। चलो फिर ठीक है, खुदा हाफिज। नहीं नहीं, बैठे बैठे बैठे। जनाब, अगर सारियां नु पै रहे हैं तो फिर ठीक है, सारियां दे नाल ही है ना। आप बताएं क्या महसूस कर रहे हैं? आपको देखकर तो काफी बुरा महसूस कर रहा हूँ। आप मुझे ना देखें, अपना मर्ज बताएं। हकीम साहब, दिल बैठ रहा है। जिस तरह खब्बे हाथ है भाई साहब दा पट्ठा नहीं बैठा। भाई, नब्ज दिखाइए। वो तो मैं घर छड़ आया जी। भाई, बाजू दिखाइए। अच्छा, लो जनाब। ओए होए 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 होए, वो अंदर मौला जट चलन रही। हलचल मची हुई है नब्ज में। अंदर कोई टॉक शो हो रहा है जी? नहीं मेरे भाई, नब्ज तो आपकी यूं चल रही है जैसे कच्चे रोड पर चिंची चल रहा हो। अल्लाह खैर करे। हकीम साहब, कई दिनों से रंग भी मेरा पीला पड़ा हुआ है। भाई, जिगर काम करना छोड़ गया है। जिगर खून बनाएगा तो रंगत निखरेगी ना। अच्छा जी। जिगर में बड़ी गर्मी है। वैसे गर्मी ते मैनू भी ताड़े ते बड़ी जे। क्यों? वो जनाब 2 दफा आगे दवाई लेके गया हूँ, जरा फर्क नहीं पड़ा। जी बाबियो, आप फिक्र न करें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मुझे भी यही मर्ज थी, चुटकियों में ठीक हो जाएंगे, चुटकियों में।
ओ ये तो वही है चुटकियों वाला। और जब मैं जोड़ों की दवाई लेने के लिए आया था इसने कहा था मुझे भी यही बीमारी है, हकीम साहब की दवाई खाएं आप चुटकियों में ठीक हो जाएंगे, चुटकियों में। 2 हफ्ते में दवाई खाती है ठीक मैं की होना सी, मैं तो चुटकी जान जोगा ही नहीं रहा। तो आखिरकार डॉक्टर साहब से जाके इंजेक्शन लगवाए तो फिर ठीक हुआ हूँ। आप जरा मुझे अपनी नब्ज दोबारा दिखाएं। हेलो जनाब। देखें आपने एक दिन भी परहेज नहीं किया। मैंने आपको कहा था कि आपने गंदम को हाथ नहीं लगाना। हकीम साहब मुझसे कसम उठवा ले मैंने एक दिन भी गंदम को हाथ नहीं लगाया। आपकी बहू नवाले तोड़ तोड़ के मेरे मुंह में डालती है। बहू यानी कि आपके बेटे की बेगम? नहीं 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 नहीं, मेरी बीवी यानी आपकी बहू। आपको यह भी कहा था कि ठंडे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, नीम गर्म पानी पीना है। बिल्कुल नहीं ठंडा पानी पिया मैंने, नीम गर्म पीता रहा हूँ। बल्कि मैंने तो पानी पिया ही नहीं उस दिन से, मैं तो चाय पी रहा हूँ। भाई चाय तो तुम्हारे लिए जहर है। जो नुस्खे में मैंने जड़ी बूटियां लिख के दी थी उसका कावा पीना था। अच्छा गोश्त तो तुमने नहीं खाया? नहीं बिल्कुल नहीं खाया जी। शाबाश, गोश्त को देखना भी नहीं है। नहीं वेख्या है, मैं झूठ नहीं बोलना। वो घर से बाहर निकलता हूँ तो सामने हमसायों का बकरा बंधा हुआ है, हाँ। उस पे नजर पाड़ी जाती है, फिर क्या करूं। देख रहे हैं आप, बदपरहेजी पे बदपरहेजी। हकीम साहब ये कौन सी बदपरहेजी है? आपने उनको मना किया गोश्त नहीं खाना, उन्होंने नहीं खाया। यानी आपकी दवा असर नहीं कर रही है और आप बहानों पे बहाने ढूंढ रहे हैं। नहीं, जब करेंगे बदपरहेजी तो हकीम की दवाई कैसे असर करेगी? अच्छा ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि परहेज करना चाहिए, लेकिन ये जो हकीम हजरात है ना, ये अपनी हर नालायकी का मलबा जो है वो बदपरहेजी पर डाल देते हैं कि बदपरहेजी की इसलिए दवा असर नहीं कर रही है। नहीं नहीं बदपरहेजी मैं नहीं की थी, जो की है वो मैंने बता दिया। आपने कहा गोश्त को देखना भी नहीं है तो वो तो मेरी नजर पड़ती है गोश्त पे। बेशक गोश्त की खाल नहीं उतारी होती मगर नजर मेरी पड़ती है उस पर। ओ बुजुर्गो, बकरे को देखना और बात है, गोश्त से परहेज करना और बात है। जी मगर हकीम साहब कह रहे हैं ना गोश्त देखना भी नहीं है, तो बकरे में गोश्त ही होता है, ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ मां दी दाल ਹੁੰਦੀ जे। ओ मेरे खुदाया, बदपरहेजी ये लोग खुद करते हैं, फिर कहते हैं कि हकीम की दवाई में असर नहीं है। सही कहते लोग, कोई असर नहीं जे हकीम की दवाई च। हकीम तेरा बेड़ा गर्क होना ही, तेरा कख नहीं रहना। डाकुआ ने घोड़ियां ते आना, तेरियां सारियां जाली दवाइयां लै जानी, घोड़ियां च भर के लै जानियां ही। एक डाकू ने तेनू तलवार भी मारनी हूं। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ 10,000 ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹਕੀਮ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੇਰਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਲੱਕ ਐਡਾ ਕੁ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਫਿਲਮੀ ਹੀਰਵੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਣਾ ਹੀ। ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸੇ ਮਜੂਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਰਾਮ ਆਇਆ। ਉਹ ਝੂਠੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਗਾ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਹਕੀਮ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲੁੱਟਣ ਆਉਣੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਉਣਾ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਡਾਕੂਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ ਆ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਤੇ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦੇਣਾ। ਓਏ ਹਕੀਮ ਦਿਆ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਬਦਦੁਆ ਦਵਾਂ? ਉਹ ਤੇਰਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਚ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 10 ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਛੱਡਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹਲਕੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦਾਂਗਾ। ਹਕੀਮ ਵੱਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਨਾ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਕੀੜੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਧੂ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ ਇਹ ਝੂਠੇ ਜੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਝੂਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਝੂਠੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ 10,000 ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, नहीं तो मैं सारी दुनिया नु ए माइक के जरिए सारी दुनिया में दसागा। बात सुनो, 10,000 रुपए का तुम्हें कीमती माजून बना के दिया है। रखो अपने को मजून। ओ मैं मजून लिया सी दिमाग तेज करने वास्ते, ओ मेरा रहिंदा सहिंदा दिमाग भी खत्म हो गया। ओ मैं ऑरेंज ट्रेन ते बहना सी, उथों मैं दर्जन माल्टे लेके उन्हां ते बह गया। और जेड़े किन्नुआं ते बैठा सां फिसे किन्नू किथे ने? ओए ओ ते मैं पाया मझ अगे। ओ मैनू जे पता हुंदा तू इत्थे बैठा, मैं तेरे अगे पाने सी आके।
ਹਾਏ ਉਹ ਮੈਂ ਸਕੂਲੋਂ ਬੱਚੇ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾਨ ਹਲੀਮ ਲੈ ਕੇ घर आ गया। ओ भाई साहब, क्या फजूल मुद्दा डाल रहे हो हकीम साहब पर? ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਹਦੀ ਮਜੂਨ ਖਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਪੁੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਗੱਲੇ 'ਚ ਪਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਵਾਪਸੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੱਲੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਗੱਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਹੀ ਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਲੰਗਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਲੰਗ ਸਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਧੋਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। दरबार के मलंग तो वाकई बहुत तगड़े होते हैं। ਆਹੋ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਲ ਖਾਣੇ ਹੋਣਾ ਤਗੜੇ ਹੀ ਹੋਣਾ। भाई साहब, वैसे मुझे यकीन है आपके मर्ज का इलाज जो है वो साइकेट्रिस्ट या फिर किसी दिमागी अमराज के डॉक्टर के पास है। तो यार आप इस हकीम के पास लेने क्या आ गए हो? ਉਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸੁਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹਕੀਮ ਦਾ ਮਜੂਨ ਖਾ, ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। अच्छा, आपके सुसर साहब क्या काम करते हैं? ਉਹ ਜੀ ਫਾਰਗ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਫਰਾਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। बस तो आपके साथ फिर फ्रॉड हो गया। ਉਹ ਜੀ ਐਸਾ ਵੈਸਾ ਫਰਾਡ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਮਜੂਨ ਖਾ ਕੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਰਦਿਆਂ ਮੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ 2 ਕਿਲੋ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਮੈਂ 2 ਕਿਲੋ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈ ਗਿਆ ਘਰ। लो जी हकीम साहब, जी जी फरमाइए। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। आप तशरीफ तो रखे, बैठिए तो सही। ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਾਈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਗਲ ਬੰਦਾ ਆ ਵੜਿਆ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾਏ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਹੋ? ਜੀ ਜਨਾਬ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਦਵਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਰੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਮਰੀਜ਼ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਸਲ ਕਸੂਰਾਵਾਰ ਉਹ ਪਰਲਾ ਬੈਠਾ ਹੀ ਮੋਟਾ। ਇਹ ਸਹੀ ਕਸੂਰਾਵਾਰ ਇਹ ਵੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਬਾਦੂਆਵਾਂ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਬੈਠੋ ਫਿਰ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣੇ ਆ ਇਹਨੂੰ। ਚਲੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਕਿਊਟ ਬਦਦੁਆਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਨੂਰ ਜਾਨ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਹਸਨ ਨਹੀਂ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਚਲੋ। ਲੈ ਵੀ ਮੋਟਿਆ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਮਜੂਨ ਖਾਦੀ ਕਾਦੇ ਨਾਲ ਸੀ? ਚਮਚੀ ਨਾ। ਉਹ ਬਜ਼ੂਰੀ ਸ਼ਰਬਤ ਨਾ ਖਾਣੀ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਮਜੂਨ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਫੋਰ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੁਣਿਆ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਸੀ, ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਭਰਾਵਾ। ਓਏ ਭੁੱਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ नहीं हुई, भुल साडे कोल हो गई है। ओ भाई, अब आपको क्या हुआ है? मेरे चाचा जी नु कैसे सी जनाब, सारा खानदान कहंदा रहा कि इहनू किसी चंगे जे डॉक्टर को वाओ, पर मेरे चाचा जी दी आखिरी ख्वाहिश थी कि मैनू हकीम अजीज को वाओ। फिर लेके आए हैं जी हकीम साहब को, इन्होंने उन्होंने दवाई दी है। अच्छा। इको ही पूरी खाधी है। ये तो साबित हो गया कि वो चाचा जी दी आखिरी ख्वाहिश थी। क्या मतलब, एक ही पुड़ी से ठीक हो गए? नहीं जी, चाचा जी मर गए। पुलिस 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 पुलिस। लो जी, असल मुजरम आज लोकां नू गलत राह पाउण वाला। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। पहले आपका क्या तल्लक नारायण का गान से? आप मुल्तान जाया करें, वहां आपकी तेल की दुकान से पुराने कस्टमरों से मिले। जी थैला साहब, क्या पूछना चाह रहे हैं? सर पूछना मैं ये चाह रहा हूँ, सुना है कि नारायण कागान के रास्ते खुल गए सर? हाँ, खबर तो है, आप क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं? सर मेरी फैमिली को बड़ा इंतजार था कि ये नारायण कागान के रास्ते खुले और हम लोग होकर आए। वाह वाह वाह, ये देखो मुड़े से एड़ियां नीचे लग नहीं रही और नारायण का गान जा रहे हैं। भाई थैले आपका क्या तल्लक नारायण का गान से? आप मुल्तान जाया करें, वहां आपकी तेल की दुकान से पुराने कस्टमरों से मिले, या कोई बचपन का साथी डांसर है तो उससे मिले। यार गौरी, ये क्या बात कर दी?
यानी जिसकी तेल की दुकान हो वो नारायण कागान नहीं जा सकता? जाए जी जाए, अपने गोर गर्दन पे जाना जाए जी। यार मुझे एक बात बताएं, जी। ये आप लोग प्लान बना रहे हैं नारायण कागान का या एक दूसरे को ताने दे रहे हैं? फरीद सर, मैं तो प्लान बना रहा हूँ, ये लोग जेलस हो रहे हैं। नहीं यार, कोई जेलस वेलस नहीं होना, इस बार सब मिलके इकट्ठा चलते हैं। जरूर जाओ, इधर कोई बुरी गल नहीं, जरूर जाओ। आप लोगों को चाहिए अपना जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उसको देखो, मगर खुदा दा वास्ता जो उठे गंद ना पाना जाता है। टूरिस्ट जाता है, इतना गंद डालता है, इतना गंद डालता है कि मैं उधर खड़ा होकर सोचता हूँ कि यार एडे नालो चंगा है कि लोग आनी ना इठे। चिप्स खा के खाली लफाफा ओठे सुट देता, टॉफी खा के उधर रैपर ओठे सुट देता, कुल्फी खा दिए तो उधर तीला ओठे सुट देता। क्या करते हो यार तुम लोग? यार फेंक दिया तो क्या हो गया, हुकूमत किस लिए उठाए? मेरा ख्याल है ये जो मैंने कुल्फी के ठीले का बात किया वो तो ये गुस्सा कर गया है। हर काम हुकूमत के करने वाला नहीं होता, बाकी काम हुकूमत को होंगे नहीं, उन सफाइयां भी हुकूमत ही करे। तुसी गंद पाना ही छाड़ दो। अब देखो मैं बड़ा सोचता हूँ कि लोग हमारी तरफ कहते हैं कि बड़ा सफाई होता है हमारा कंट्रीज में। भाई सफाई इसलिए होता है कि लोग उधर गंद फेंकता ही नहीं है। बिल्कुल सही। अब अगर इतना गंद फेंकता है, अगर सुबह सुबह अगर सारा सड़कें साफ भी कर दे हुकूमत, तो शाम तक फिर उठे गंदे ढेर लग जाते। मार्क, अभी तक लोगों को शऊर नहीं आया है ना, वो इसीलिए कह रहे हैं कि ये काम हुकूमत का है, जबकि हुकूमत का काम तो है लेकिन उससे पहले लोगों का काम है कि वो गंद ना फैलाएं। यार कदों तुहानू शऊर आएगा? ना तुहाडा कर्जा आ रहा है, ना तुहानू समझ आ रही है, ना तुहानू शऊर आ रहा है। जिन्नी इत्थे पोल्यूशन है ना तुहानू सौखा साह आ रहा है। इत्थे कुछ भी नहीं आ रहा, सिर्फ मैं ही आ रहा मैं। देखो बात ये है कि हुकूमत जो होता है वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काम करता है। आप लोगों का हुकूमत गरीब हुकूमत है, उससे तो इधर जो स्नो फैला होता है सड़कों के ऊपर, उसका सफाई नहीं होता। उन तो गांडों की तो साफ करे। हमारी तरफ स्नो फॉलिंग होता है, सड़कें भर जाती हैं, बर्फबारी बेतहाशा होंगी, फौरन रोजाना सारी सड़कें साफ हो जाती हैं। मैं तो ये सोचता हूँ कि हुकूमत इतना भी क्यों नहीं करता, 2-3 गाड़ियां क्यों नहीं खरीदता? आप देखो अरबों रुपए का आपका नुकसान होता है जब स्नो फॉलिंग होता है, सड़कें बंद हो जानी, यानी टूरिस्ट बेचारे डर जाते ने, जिन्होंने जाना और नहीं जानते, कहते ना भाई असी नहीं जाना, साडी नानी अम्मा नाल ने, उन्हों दा अगर पैर फिसल गया तो उन्हों दा मोढा निकल जाएगा। असी नहीं जाना, साडा ग्रैंडफादर ने नाल जाना है, वो अगर फिसल गया तो उन्हों दा लक दा संगली टूट जाएगा। यार अगर इस तरह हम लोग सोचना शुरू कर दें तो हमारे इलाकों में जितना स्नो फॉलिंग होता है, साढ़े बाबे तो फिर सारियां सर्दियां कार इको कमरे ढके रहे। आप लोगों को चाहिए कि फौरी तौर पे ये जो स्नो फॉलिंग होता है या लैंड स्लाइडिंग होता है, कई एक सड़क पे लैंड स्लाइडिंग होता है, आपका 2-3 हफ्ते उधर सारा कुछ बंद हो जाता है। जी बिल्कुल। उधर दे बंदे उधर थे, इधर दे बंदे इधर। आप फौरी तौर पे उस सड़क को क्यों नहीं साफ करवाते? क्लियर होना चाहिए। ये तो कोई इतना बड़ा काम नहीं है। देखो जितना इस पे खर्चा आता है उससे कई गुना ज्यादा आप उधर कमा सकते हैं। जी ये बात है। पैसा कमा सकते हैं टूरिज्म से, अगर आपकी सड़कें क्लियर हो तो। लोग तो स्नो फॉलिंग देखना चाहते हैं। जी बिल्कुल सर। लोग तो स्नो फॉलिंग के दिनों में भी उधर जाना चाहते हैं, मगर रास्ते बांधने ऐसी नहीं जा सकते। ये बात तो दुरुस्त है बिल्कुल। तो ये तो गवर्नमेंट का ये काम है। गवर्नमेंट का काम ये नहीं कुल्फियां दे टीले इकट्ठे कर दी फिर। गवर्नमेंट का ये काम नहीं दुआने दे छिलर चुक दी फिर। गवर्नमेंट का ये काम नहीं कि तुसी चौंसे चूप चूप के सड़कों ते सुटो, ओदे उत्ते मक्खियां बैठियां होन, हुकूमत आवे आगे पहले मक्खियां उड़ावे फिर छिलर चुके। ये गलत बात है।
जो आप लोगों का जिम्मेदारी है वो आपको पूरा करना चाहिए, बिल्कुल सही। जो हुकूमत का जिम्मेदारी है उसको भी पूरा करना चाहिए। हाँ जी। आप देखो कितना खूबसूरत टूरिज्म प्लेसेस हैं आपके पास। वेरी हाँ ब्यूटीफुल, जी। बिल्कुल। अभी पंजाब हुकूमत के पास मरी है, को मरी जिसको आप कहते हैं जी जी। इन्हों को लो नहीं संभालिया जाता। कदी उठे गड्डियां बोटियां वड़ जांदियां ने, गड्डियां कट जांदियां ने, कदी स्नोफॉलिंग हो जाती है, कदी गड्डियां तिलकदियां फेरदियां ने। हाय। आज तक वो संभाल नहीं सका है। नहीं, अब भी कुछ इंतजाम बेहतर हो रहा है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा, कुछ बेहतरी तो आई है मार्क। मेरा गल सुन के डरे ना समझी कि मैं गैर कंट्री चाहे तो मैं तेन कुछ कहूंगा नहीं। मैंने कौन सी गलत बात की है? मैं इस उम्र भी फ्लाइंग किक बहुत अच्छी मारना। हेलो ब्रो। कौन सा बैटरी आया है बताओ ना, कौन सा बैटरी आया है? उसी तरह उधर अभी भी ब्लॉक हो जाता है सारे रोड। ये बैटरी नहीं होता। एक को मरी है, इतना बड़ा पंजाब है, इतने ज्यादा रिसोर्सेज हैं आपके पास, आप क्या करते हो? खैबर पख्तूनख्वा के पास ये नारायण का गान है, हाँ जी। ये झील सैफुल मुलूक है, हाँ जी। उन्हें को नहीं संभालिया जा रहा। इधर आप चले जाओ सिंध की तरफ, कराची, उधर साहिल समुंदर है, उठे भी ये ना गांड उड़ाए, ये ना गांड उड़ाए, ये ना गांड उड़ाए, वो लग जाए अंदरों मच्छियां भी खा पी के ते कागज बाहर सुटी जाती है। सिगरेट देन ने टोटे होंगे ने। मैं तो एक दिन पूछा, मैं कहा यार खुदा दा वास्ता जे ते मैनू दसो इन्हें सिगरेट इत्थे पए होए ने, एक ही इत्थे मगरमच्छ स्मोकिंग कर देने या इत्थे वेल मच्छियां ने सिगरेट शुरू कर दी थी, पता तो लगे। ये बात दुरुस्त है। इतना गंदगी होता है। हाँ जी। एक उधर एक जगह है टूरिस्ट के लिए, वो भी उनसे साफ नहीं होता। बिल्कुल। बात यह है कि दोनों तरफ से ही बहुत ज्यादा गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा होता है, पब्लिक की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से। ब्रो मेरा दिल करता है स्नोफॉल पड़ रही हो और मैं ऐसे यूं घूम के कहूँ आया मौसम। ਇਹਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਨੋ ਫਾਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਸ਼ਰਬਤ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਨੋ ਫਾਲਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਗੋਲਾ ਗੰਡਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਜੌਨਸਨ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਫਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਰਫ਼ 'ਚ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਖੋਤੇ ਤੇ ਫਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬਰਫ਼ 'ਚ। ਚਲੋ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਖੋਟਾ ਖੱਜਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਖੱਜਲ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਨੋ ਫਾਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਬੂਟ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾ ਮਾਰਕ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਫਿਰਨਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਪੀਰ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੀਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਚੋਪੀ ਭਲੀ। नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। अलबत्ता गोगा जी जाएंगे ओए। तो ये मेरा ख्याल है 50 को परांठे हैं जिस तरफ घर पहुंचेंगे, क्योंकि ये हैवी इंजन के मालिक हैं और माशाल्लाह 18 व्हीलर हैं। नाज़रीन आज की दिलचस्प खबर के लिए चलते हैं अजीजी की तरफ। नाजरीन आपका अपना मयाया न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 जो आज खबर लेके आया है वह दिलचस्प घट और हैरान कुन ज्यादा है। बल्कि हैरान कुन भी घट है, डराने वाली बहुती है। खास तौर पे उन लोगों के लिए जो ज्यादातर बाहर से खाना वाना खाते हैं और हमारी परजाई को तकलीफ नहीं देते। खबर क्या है अजीजी? खबर यह है जनाब के भारतीय रियासत चंडीगढ़ में एक स्टॉल लगाने वाला 35 साल से पराठे डीजल में तलकर लोगों को खिला रहा है। पराठे फरोख्त करने वाले का कहना है कि वो रोजाना 200 से 300 पराठे लोगों को खिला देता है। वाकई? हाँ जी भाई जी को मेरी ओदे पराठे च पत्ती नहीं पई, मैं उसकी मशहूरी नहीं कर रहा, खबर है बकायदा। मेरा अपना ख्याल ये है कि ये जो इंसान है ना ये असल में मैकेनिक था। अच्छा। इसकी वर्कशॉप नहीं चली, इन्हें क्या फिर परांठे ही बेचो। और चूंकि था वो बेसिकली मैकेनिक, उन्हें क्या डीजल परांठा ही चलेगा। अजीजी एक पराठा खा के बंदा कितने किलोमीटर कर लेता है? आप तो अगर एक पराठा खाएंगे तो 70 किलोमीटर कर सकते हैं, क्योंकि आप 70 सीसी है। हाँ अलबत्ता गोगा जी जाएंगे तो ये मेरा ख्याल है 50 को परांठे हैं जिस तरफ घर पहुंचेंगे, क्योंकि ये हैवी इंजन के मालिक हैं और माशाल्लाह 18 व्हीलर हैं, इसलिए इनको ज्यादा परांठे लगे। अजीजी भाईजान मुझे डीजल वाला पराठा सूट नहीं करता। चलो तो पेट्रोल बनवा देंगे।
या मोबले वाले पराठे खा ले। ओए 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 यार क्या हैरान कुन बात है। ओए और वो खा रहे हैं, डीजल में तले हुए पराठे खा रहे हैं लोग, और उनको बड़ा मजा आ रहा है। हाँ ये होता है कि किसी वक्त गाहक आके कहता है कि यार किहो जे परौंठे ने जरा ध्यान नाल छान के आटा ते परौंठा बनाया कर। कल 2 परौंठे खा के गया वा, सारी रात मिसिंग करदा गया। कोई आके ये शिकायत करता है कि यार 1.5-2 महीने तेरे परौंठे खादे ने मेरियां सारियां गरारियां ही घस गई। कोई आके शिकायत करता है भाई जी फिर परौंठे खाने छड्ड दईए, की होया जी? यार जदों से तेरे परौंठे शुरू कीते ने मेरा तो ईमान नाल सलंसर ही बंद हो गई। मैं ओए कहना ते हारन दी आवाज निकलदी, चीख मारना ते मुंह चो काला धुआं भी निकलदा। अपना जेम्स बॉन्ड साहब, मैं अगर पराठा खाऊंगा ना तो कम से कम हाई ऑक्टेन वाला खाऊंगा। माशाल्लाह आपके रंगो रूप से ही पता चल रहा है कि आप हाई ऑक्टेन पे चलने वाले इंसान हैं। यार मुझे डॉक्टर ने कहा हुआ है कि सेहत के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज ना करना, हाँ सिर्फ हाई ऑक्टेन। वाह वाह वाह, नहीं डॉक्टर ने आपको अच्छा मशवरा दिया। हाई ऑक्टेन परांठों से माइलेज अच्छी निकलती है। तो डॉक्टर ने साथ ये नहीं था बताया कि हर 5000 किलोमीटर के बाद ताजा मोबिल की सिर में मालिश करवानी? नहीं ये तो नहीं बताया था। बस फिर ताड़े रिंग पिस्टन जल्दी बह जाएंगे। अच्छा मैं ये देख रहा था कि ये खबर जो है ये जाहिर है सोशल मीडिया पे इसकी वीडियो वायरल हुई है। तो क्या भला ये कहीं से पता चल सकता है कि इसका अभी भी होटल चल रहा है या बंद हो गया है? अगर तो अभी भी चल रहा है जी तो फिर सानू भी ट्राई करनी चाहिए। आप फजूल बात कर रहे हो अजीजी। नहीं यार अगर लोग अभी भी खाने आ रहे हैं तो इट्स मीन के डीजल पराठा जायकेदार होता है। अजीजी साहब, पराठों के साथ चटनी तो वो ग्रीस में बनाता होगा। जी असी भावें हिम्मत करिए ना करिए बच्ची जरूर परौंठे खान जाए। देखो ना जरा उसने मैकेनिकल परौंठों के साथ चटनी कैसी ग्रीस की बनवाई है। अजीजी भाईजान, ये ग्रीस में पुदीने की खुशबू खत्म नहीं हो जाती? तुसी पुदीना अलहदा खा लेना ना तो उतो थोड़ी थोड़ी ग्रीस चटते रहना। देखो यार चंडीगढ़ में डीजल के पराठे चलते हैं। हाँ जी, मैं भी सोचना था युवराज इन्हें छक्के को मारता है। यानी तुम्हारे कहने का मतलब है कि छिक्के मारने में युवराज का कोई कमाल नहीं, ये डीजल का रिजल्ट है। मुजफ्फर, अब तो डिलीवरी बॉय हर जगह पे पहुंच जाते हैं। अगर आपने सेहत अच्छी करनी है तो आपको डीजल पराठा जरूर खाना चाहिए। वाह, इसका मशवरा ना सुनना, तुम्हारा है पेट्रोल इंजन। डीजल परौंठा खाओगे ना तो इंजन तुम्हारा सीज हो जाएगा। अब तो सिर्फ हंसी की आवाज नहीं निकलती, एक्शन तो होता है ना। और अगर इंजन सीज हो गया तो एक्शन भी नहीं होना। पहले यार तुम भी डीजल पराठे खा लो, शायद कद बढ़ जाए तुम्हारा। अच्छा सर, वैसे ये खबर अब आई है कि डीजल में पराठे पक रहे हैं, लोगों को पहले से पता है और वो फिर भी खा रहे हैं। वो जाहिर है नहीं पता होगा तो खा रहे हैं ना, वरना चंडीगढ़ में टांगों की बजाय टायरों वाले इंसान तो नहीं ना रहते। मैं तो ये सोच रहा था खबर पढ़ के कि वहां होटल पे मंजर क्या होगा। पैसे दे के डीजल परोठे खा के गा कहता उन्हें खुदा नाज़रीन यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक। मैंने अजायब घर पूछे हैं, उनमें रखे गए नमूनों की बात मैं नहीं कर रहा। अजीजी ये 4 अजायब घर हैं, वो 7 जनरेटर लगा हुआ है। अच्छा जी, आज 18 मई है और आप लोग ये सब जानते हैं कि आज का ये दिन अजायब घरों का आलमी दिन के तौर पे मनाया जाता है। ये अच्छा जी जी, यानी दुनिया भर में जो अजायब घर हैं उनकी अहमियत को उजागर करने के लिए ये दिन मनाया जाता है जी। अच्छा, आप लोगों को ये मालूम है कि दुनिया का जो पहला अजायब घर है वो 2500 साल पहले बनाया गया था। लो मैं गौरी नू वेख के सोचता रहना कि पहला अजायब घर हुई है। अच्छा, 2500 साल पहले? 2500 साल पहले। और इस बारे में
1925 में एक माहिर आसार कदीमा था, उसका नाम लियोनार्ड वुले था। अच्छा। उसने अपनी तहकीक में बताया कि ये बाबुल शहर में बनाया गया था, जो आज का मौजूदा इराक है, और उस दौर की मलका के जो नवादरात थे जी। वो उस अजायब घर में रखे गए थे। वाह 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 वाह, मलका दा क्लिप ते गुत्त भी पई होनी। अजीज साहब, मलिका का चोली और गरारा भी पड़ा होगा। ये मलका जिहड़ी है संजय लीला बंसाली दी फिल्म च काम नहीं सी करदी। 2500 साल पहले की मलका चोली गरारा। या क्राउन तो लाजमी होगा अजीजी, मलका का क्राउन जो ताज वो तो लाजमी होगा। लाजमी होगा। अच्छा, आप लोगों को मालूम है कि इस वक्त पूरी दुनिया में कितने अजायब घर मौजूद हैं? जी जी, 1 2 3 4 5। यार उनकी बात पे एतबार नहीं है, वो बता जो रहे हैं। मैंने अजायब घर पूछे हैं, उनमें रखे गए नमूनों की बात मैं नहीं कर रहा। अजीजी ये 4 अजायब घर हैं, वो 7 जनरेटर लगा हुआ है। तो यार सुनो, क्या कर रहे हो यार? जी जी जी, सॉरी। मैं बताना ये चाह रहा था कि इस वक्त पूरी दुनिया में छोटे बड़े मिलाकर 1 लाख से ज्यादा अजायब घर मौजूद हैं। वाह 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 वाह। और इन अजायब घरों में बड़ी दिलचस्प, हैरान कर देने वाली चीजें भी मौजूद हैं। जी। मगर एक अजायब घर है तेहरान का, जिसका मैं जिक्र करूंगा, वो है बिल्लियों का अजायब घर। हाँ, जिंदा बिल्लियां वहां पर हैं और उनके इस्तेमाल से मुतालिक जो चीजें हैं वो भी वहां पे रखी गई हैं। क्या बात। जिंदा बिल्लियां? जिंदा बिल्लियां। उन पे तो लिखा होगा फिरौन की बिल्ली, अल्जबत दोम की बिल्ली, चंगेज खान की बिल्ली। ये जो बुजुर्ग सी बिल्ली है ये अरस्तु की बिल्ली है। नहीं भाई, बिल्लियों की तो इतनी उम्र ही नहीं होती है जितने पुराने तुम बता रहे हो इनकी उम्रें। वो तो यार अजायब घर में तो पुरानी चीजें ही होती है ना। ओ नहीं भाई, यही तो तुम लोगों की गलत फहमी है कि अजायब घर के अंदर जो है वो कदीम चीजें ही होंगी। इस अजायब घर में मौजूदा जो बिल्लियों की नस्लें हैं, जो मुख्तलिफ इक़साम हैं, उनको एक जगह पे जमा कर दिया गया है। और फिर साथ साथ बिल्लियों से मुताल्लिका जो चीजें हैं वो भी पड़ी हुई हैं वहाँ पे। मैं एक और दिलचस्प म्यूजियम के बारे में बताता हूँ। अमेरिका में एक म्यूजियम है, उसको पोटैटो म्यूजियम कहा जाता है। अच्छा। जी हाँ, यानी अमेरिका की जो रियासत इडाहो है, वहां पे आलूओं की मुख्तलिफ इक़साम उगाई जाती है, मुख्तलिफ किस्म के आलू होते हैं, जिसकी वजह से उसे पोटैटो स्टेट भी कहा जाता है। वैसे मैं एक दिलचस्प सवाल करने वाला हूँ, जहाँ हम बैठे हैं हम सब लोग, यहाँ से अजायब घर कितनी दूर है? यहाँ से पाकिस्तान का यानी लाहौर का जो अजायब घर जो है ये ज्यादा से ज्यादा 1.5 किलोमीटर होगा। हाँ, पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस के सामने। हाँ, एनसी के साथ। जी जी, जहाँ बंगियों वाली तोप पड़ी हुई है। वाह वाह। उन्हें यूनिवर्सिटी की निशानी दसी, उन्हें भंगियां दी तोप दसी। और तुसी ਉਹ ਭੰਗੀਆਂ ਦੀ ਤੋਪ ਚੁਕਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੋਗਾ ਵੀ ਬਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਦਰੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭੰਗੀਆਂ ਦੀ ਤੋਪ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਭਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। उस चौक में कबूतर भी बहुत होते हैं, लोगों ने उनको दाना डाला होता है। हाँ हाँ हाँ, और इसने कई दफा कबूतरों के साथ मिलके दाना खाया भी है। अच्छा, एक और दिलचस्प म्यूजियम सुनो, रोटियों का म्यूजियम। रोटियों का? रोटियों का वो आलू वाला कैंसिल करो, रोटियां वाले म्यूजियम ते लुआओ ड्यूटी। सुनो तो यार, ये म्यूजियम जर्मनी में वाक़ है और इस म्यूजियम में रोटियों के 18,000 फन पारे मौजूद हैं। अब बताओ। 18,000 किस्में रोटियों की? गोगे साथ म्यूजियम के हो गोभी गोश्त। एवें 1.5 घंटे च सारा म्यूजियम चट हल्के चटपट। अच्छा, एक और अजायब घर, हेयर म्यूजियम, यानी बालों का अजायब घर। अच्छा। हाँ, ये अजायब घर तुर्की के एक छोटे से शहर अवानॉस में वाक़ है, जहां पर 16,000 खवातीन से उनके बाल लिए गए और उस म्यूजियम में रखे गए हैं। हाँ हाँ, गोगे ड्यूटी उत्थे भी हो सकती है विग ला के। अजीजी भाईजान, मैनू किहड़े किहड़े मुल्क दे च खज्जल करना जे, किसे होर दी भी ड्यूटी लवा दियो। गोगा गुस्सा कर गया, देखो हम उसको नौकरियां दिलवा रहे हैं। अच्छा सुनो, अभी भी इस म्यूजियम में जो खवातीन विजिट करने आती हैं, उनमें से कई खवातीन अपने बालों की एक लट उस म्यूजियम को डोनेट कर देती है। अरे वाह, डोनेट नहीं गोगे को खुश होना। अच्छा जी, एक और दिलचस्प इंफॉर्मेशन जी, दुनिया का सबसे बड़ा और आर्ट के हवाले से जो बेहतरीन म्यूजियम है वो पेरिस के अंदर है, जहां आर्ट के 38,000 फन पारे मौजूद हैं।
अच्छा हाँ, लेकिन एक और चीज भी है, दिलचस्प बात यहाँ पे है कि अमेरिका के शहर बोस्टन के अंदर एक म्यूजियम है जिसका नाम है बैड आर्ट म्यूजियम। अच्छा। यानी बदतरीन तस्वीर वहां पे रखी गई हैं, और ये तस्वीर आपके जो बच्चे जो दीवारों पे बना देते हैं, लकीरें मार देते हैं, कागज पे पेंटिंग जिसकी कोई सर पैर जिसका नहीं होता, ये उससे भी बदतरीन तस्वीर वहां पे रखी गई हैं। यानी इस म्यूजियम में मैं अपने दस्तखत भेज सकता हूँ। मेरे दस्तखत भी किसी काच मचोले से काट नहीं, मगर मेरे उस काच मचोले की क्वालिटी ये है कि मैं दोबारा वैसा ही काच मचोला फेरवा लेता हूँ। अजीजी साहब, आपको तो फिर बैंक वाले कहते होंगे चेक पे जरा कचमचोला बना दे। आप अपना नाम अजीजी कचमचोला क्यों नहीं रख लेते? यार अगला को अजैब कर दिखाओ, मेरे काच मचोले वाल ना ध्यान कर लो। अच्छा, अब एक ऐसे म्यूजियम के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका सुन के तुम सब भी डर जाओगे। अल्लाह खैर करे। इस म्यूजियम का नाम है इंटरनेशनल क्रिप्टोजोलॉजी म्यूजियम। ये अमेरिका में वाक़ है, और इस म्यूजियम के अंदर ऐसी बलाएं जो कि अफवाहों में सुनी होती हैं, या अमूमन लोग जिन पर यकीन रखते हैं, जिन बलाओं पे, जिन भूतों पे, इस तरह की चीजें इस म्यूजियम में रखी गई हैं, और लोग यहाँ पे आते हैं और बड़ा महसूस भी होते हैं, और बहुत सारे लोग तो डर भी जाते हैं। यार गौरी को अक्ल करो, बेचारा माड़ा सा वो बंदा, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਤਰਾਸ ਹੀ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਛੱਡੀ। अच्छा, वैसे ये बात वाकई दुरुस्त है कि इस म्यूजियम में जाके काफी लोगों का तना निकल जाता है। वैसे बहुत बुरी बात है फरीद सियाना साहब, पेरेंट्स ने आपको अमेरिका पढ़ने भेजा हुआ है और आप उधर जाके अपना तना निकालते फिर रहे थे। अच्छा, वैसे मैं गलत बात नहीं करूंगा, मेरा भी वहां पे एक ही तरह निकला हुआ है। नाज़रीन, आपसे इजाजत लेने से पहले एक खूबसूरत बात, हमदर्दी वो जुबान है जिसे बहरे सुन सकते हैं और अंधे देख सकते हैं। अपने मेजबान फरीद रईस को इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।